स्वागत है आपका एम एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम संज्ञा का पहला पार्ट देखने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए, संज्ञा की बात करें तो संज्ञा सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि संज्ञा कौन सा शब्द है। देखिए, संज्ञा की बात करूं तो संज्ञा आपके पास विकारी शब्द है। अब ये लिखा साइड में विकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या होते हैं आपके पास? विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है। यानी हम कह सकते हैं कि लिंग, वचन, कारक के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन आता है वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का लिखा है, अगर मैं इसका लिंग परिवर्तन कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? लड़की बन जाएगा, है ना। जैसे इसका मैं अगर कारक चिन्ह परिवर्तन कर दूं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा लड़की, है ना। लिंग, वचन, कारक के आधार पर जिनमें परिवर्तन होता है। लड़का है यहाँ पे, इसका वचन चेंज करेंगे तो बन जाएगा लड़के। ऐसे लड़की लिखा होगा तो लड़कियां, ठीक है। या फिर आपके पास जैसे शब्द है रानी, तो इनका अगर मुझे बहुवचन बनाना तो क्या बनाऊंगा? इनका हो जाएगा रानियां। इनका बहुवचन क्या बन जाएगा? रानियां। तो विकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है वे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। और जिनमें परिवर्तन नहीं होता वे कहलाते हैं अविकारी शब्द। जैसे शब्द है यहां पे यथासंभव, तो अगर मैं इसका लिंग, वचन या कारक परिवर्तन करूं तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। तो जब हम इसको परिवर्तित नहीं कर सकते, ये कौन सा शब्द कहलाएगा? अविकारी, यानी जिनमें परिवर्तन ना हो, जो परिवर्तित नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखिए, विकारी शब्दों की जब बात की जाएगी तो पहला शब्द है यहाँ पे संज्ञा, जो कि विकारी शब्द है। अब लिखा है कि संज्ञा विकारी शब्द होते हैं क्योंकि इसके लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन होके इसके अर्थ बदल जाता है। अगला, संज्ञा की परिभाषा क्या कहती है कि जिसके द्वारा किसी वस्तु, भाव, जीव या स्थान के नाम का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संज्ञा, है ना। आपने बचपन में परिभाषा भी पढ़ी होगी, किसी वस्तु या स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे संज्ञा की पहचान संबंधित तो कुछ तथ्य दिए हो आपके पास। पहला तथ्य, संज्ञा सदैव प्राणीवाचक या फिर अप्राणीवाचक, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। या तो प्राणीवाचक होगा या फिर अप्राणीवाचक। अप्राणीवाचक क्या होता है? देखिए, प्राणीवाचक है राम, गाय, मनुष्य, लड़की आदि। देखो, प्राणीवाचक जब मैं बात करता हूं, प्राणीवाचक का मतलब है कि उनमें प्राण पाया जाएगा, वे श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, है ना। तो प्राणीवाचक यानी जो प्राणी है जो श्वसन प्रक्रिया को करते हैं, सांस लेते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? प्राणीवाचक। राम, राम किसी लड़के का नाम हो सकता है, तो वो एक प्राणी है। गाय, गाय भी आपके पास एक पशु है ना, वो भी क्या करती है? श्वसन प्रक्रिया लेती है, तो ये भी आपके पास प्राणीवाचक। मनुष्य एक जाति है आपके पास, है ना, मनुष्य जाति क्या है? प्राणीवाचक। ऐसी लड़की भी क्या आ जाएगा? प्राणीवाचक। दूसरा आपके पास अप्राणीवाचक। अप्राणीवाचक क्या हो गया? जो प्राणियों की श्रेणी में नहीं है, यानी जो सांस नहीं लेते हैं। जैसे मेज, तो मेज कैसी वस्तु है? ये सजीव वस्तु है या निर्जीव? तो ये जो है निर्जीव वस्तु है, ये बिल्कुल इसमें श्वसन क्रिया नहीं पाई जाती। किताब की बात करो, किताब भी आपके पास अप्राणीवाचक है। नदी, नदी सांस नहीं लेती। हवा भी सांस नहीं लेती। सड़क, ये भी आपके पास निर्जीव वस्तु है। कहने का मतलब कि इसमें सजीव भी आएंगे और निर्जीव भी, यानी जो सजीव होते हैं उन्हें प्राणीवाचक, तो जो निर्जीव होते हैं उन्हें अप्राणीवाचक। आगे हम पढ़ते हैं दूसरा, संज्ञा शब्द सदैव, संज्ञा शब्द गणनीय और अगणनीय हो सकते हैं। गणनीय का मतलब है जिन्हें हम गिन सकते हैं,
जिनकी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं जिनकी, जबकि अगणनीय का मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, तो गणनीय में देखिए यहाँ पे लड़का, तो कोई लड़का है उसको हम गिन सकते हैं, एक लड़का, दो लड़का, या फिर अगर ज्यादा हो गए तो लड़के, है ना। ऐसी लड़की, लड़की को भी हम गिन सकते हैं, एक लड़की, दो लड़की। किताब, किताब को भी हम गिन सकते हैं, क्योंकि भले ही अप्राणीवाचक है लेकिन गिन तो सकते हैं, एक किताब, दो किताब, तीन किताब। बोतल, एक बोतल, दो बोतल, तीन बोतल, भले ही ये दोनों क्या है अप्राणीवाचक है लेकिन इनको गिना भी जा सकता है। क्लियर है चीजें। अगली अगर मैं बात करूं, अगला आपके पास अगणनीय, जिन्हें आप गिन नहीं सकते, जिनकी आप गणना नहीं कर सकते। ईर्ष्या, तो अगर किसी कोई इंसान है वो ईर्ष्या करता है आपसे, तो क्या आप गिन सकते हो कि ये मेरे से 1 किलो, है ना, 1 मीटर, 1 किलोमीटर इतनी ईर्ष्या करता है, नहीं कर सकते, है ना। तो ईर्ष्या, क्रोध, खुशी, पानी, हवा, इनको आप क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। अब कई लोग कहेंगे सर पानी को तो गिन सकते, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, लेकिन अगर एक नदी है कोई, तो क्या नदी को गिन सकते हो कि 1 लीटर, 2 लीटर या 3 लीटर? क्योंकि नदी जो है वो तो निरंतर बहती जा रही है, आपको नहीं पता कितना पानी है इसमें, कितना नहीं, है ना। ऐसी आपके पास हवा है, तो हवा को भी आप गिन नहीं सकते। आपको क्या पता है कि भाई कितनी ऑक्सीजन है यहाँ पे, है ना, इस कमरे में कितनी ऑक्सीजन है, नहीं गिन सकते। हवा की भी कोई कैलकुलेशन, कितनी हवा बह रही वो नहीं बता सकते आप उसको गिन नहीं सकते कि एक हवा, दो हवा। ठीक है, तो गणनीय में जिनकी गणना कर सकते हैं और अगणनीय में जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनकी गणना नहीं कर सकते। तीसरा आपके पास वाक्य में प्रयोग होकर संज्ञा शब्द अपने प्रयोग के अनुसार कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान आदि कारक के रूप में पहचानी जा सकती है। अब कारक चिन्ह पढ़े हमने, कर्ता ने, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से पढ़े, तो वहां पे भी हम इनके माध्यम से, कारक चिन्हों के माध्यम से हम क्या पता लगा सकते हैं, संज्ञा का पता लगा सकते हैं। अब दो उदाहरण दिए, पहला है राम ने खाना खाया। अब देखिए राम ने, तो हमें पड़ता है कि जो कर्ता कारक होता है उसका कारक चिन्ह होता है ने, और कर्ता कौन है, राम, तो राम क्या है यहाँ पे, संज्ञा है। संज्ञा में मैं बात करूं तो कौन सा, तो राम हो जाएगा, एक हो जाएगा, गणनीय भी हो जाएगा, दूसरा प्राणीवाचक भी हो जाएगा, और तीसरा आपके पास कर्ता से हमें ये पता चल रहा है कि करने वाला कौन है, राम, तो राम क्या हो जाएगा, संज्ञा या कर्ता जो करने वाला। ऐसी पेड़ से फल गिरते हैं, किससे फल गिरते हैं, तो पेड़ से, पेड़ भी क्या आपके पास गणनीय है और प्राणीवाचक संज्ञा है, तो कारक चिन्हों के माध्यम से हम संज्ञा का पता लगा सकते हैं। तीन तरीके हो गए, एक प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, दूसरा गणनीय, अगणनीय, और तीसरा कारक चिन्हों के आधार पर संज्ञा हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं संज्ञा के भेद की। तो संज्ञा के भेद की जब बात होती है, क्या देखिए, पहला है इसका अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। तो अगर कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो हमेशा याद रखना 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक। इसको समूहवाचक के साथ साथ समुदायवाचक भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है चीजें। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की। हाँ ठीक, देखिए यहां देखिए, अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक। जो समुदायवाचक है उसी का नाम समूहवाचक भी है। इसको समूहवाचक कह लो या समुदायवाचक, दोनों एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अगला है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक,
गणनीय जिनकी गणना हो सकती है, और अगणनीय यानी जिनकी गणना नहीं की जा सकती। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति की देखिए, व्युत्पत्ति का मतलब होता है मूल या फिर उत्पत्ति। हाँ, जो हमारे पास जन्मा है, जिस रूप में जन्मा है उसे क्या कहते हैं, मूल रूप या उत्पत्ति। तो इसको मैं उत्पत्ति भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये व्युत्पत्ति लिखा है यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे उत्पत्ति भी कर सकता हूँ, या फिर उत्पत्ति, चाहे उत्पत्ति बोलो व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब होता है मूल, जिस रूप में वो जन्मा है या जिस रूप में उसकी उत्पत्ति हुई है उसी को कहते हैं व्युत्पत्ति। हाँ, ठीक है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार, व्यक्तिवाचक, गणनीय और अगणनीय। क्लियर है चीजें? हाँ, अगला आपके पास, हाँ, मुख्यतः दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन एक तीसरा प्रकार भी इसका अगर कभी एग्जाम में आता है तो। तीसरा क्या है, आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर। आधुनिक वर्गीकरण मतलब कि वर्तमान समय में जो हमने संज्ञा का क्लासिफिकेशन किया है, संज्ञा का वर्गीकरण जो किया है, जो आधुनिक मान्यता हमारे पास। आधुनिक वर्तमान समय में हम कौन सी हिंदी यूज कर रहे हैं, मानक, जो मानक हिंदी है, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है आपके पास, एचआरडी मिनिस्ट्री नई दिल्ली में, तो वो जिस हिंदी को मानता है उसके तो वर्तमान आधार पर हमने तीन प्रकार के इसके वर्गीकरण किए हैं। तो ये तो एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करेगा ना। अगर वो पूछता है कि अर्थ के आधार पर, तो तब 5 प्रकार करोगे। अगर पूछेगा व्युत्पत्ति, उत्पत्ति या फिर मूल, अगर ये उत्पत्ति की जगह मूल भी कह लेगा तो तभी आंसर 3 ही होना है, ठीक है। और आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के 3 भेद कौन कौन से, पहला होगा व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। अब है क्या कि जो जातिवाचक संज्ञा उसको भी क्लासिफिकेशन करते हैं 2 वर्गों में। एक जातिवाचक का पहला भेद है द्रव्यवाचक और दूसरा है समुदायवाचक। हाँ, कहने का मतलब कि जो द्रव्यवाचक में संज्ञा होगी और समुदायवाचक में होगी, वो जातिवाचक तो होगी ही होगी, जातिवाचक तो होगी ही होगी। हाँ, जैसे है सेना, तो सेना जैसे तो समूह का जिक्र हो रहा है ना, तो समुदायवाचक में तो आएगी, लेकिन साथ साथ में जातिवाचक भी होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि वो जातिवाचक का भेद है, तो जातिवाचक में आएगी, समुदायवाचक में भी आएगी। हाँ, देखो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये जातिवाचक है या समुदायवाचक, तो देखो क्या होता है, अगर सपोज आपके पास ऑप्शन में दिया है जातिवाचक भी, समुदायवाचक भी, और 2-3 और ऑप्शन है, ठीक। अगर जातिवाचक ऑप्शन में नहीं दिया पहले, तो अगर ऑप्शन में जातिवाचक था ही नहीं, तो तब तो हमेशा किसको मार्क करोगे, समुदायवाचक को। और अगर समुदायवाचक भी नहीं है, ऑप्शन में नहीं दिया है, तब जातिवाचक। हाँ, और अगर दोनों दिए हैं तो पहले वैसे समुदायवाचक को किया जाता है, अगर जातिवाचक भी दिया और समुदायवाचक में, क्योंकि एक्चुअल में हम इसके समुदायवाचक के अंदर पढ़ रहे हैं। अगर ऑप्शन में इस तरीके से दिया है, ए दिया है जातिवाचक और बी दिया है समुदायवाचक, ये तीसरा दे रखा है द्रव्यवाचक, और एक ऑप्शन डी मान लो कोई भी। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि सेना कौन सी संज्ञा है, तो मुझे पता है जातिवाचक भी समुदायवाचक भी, लेकिन पहली प्रमुखता दी जाती है समुदायवाचक को। जब दोनों दिए होंगे तब समुदायवाचक को रखा जाएगा। और अगर यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक दिया है, सपोज जातिवाचक नहीं दिया, समुदायवाचक दिया, तो तब समुदायवाचक। और अगर समुदायवाचक नहीं दिया तब ये क्या हो जाएगी, जातिवाचक। क्लियर है चीजें, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, ये एग्जाम में डिपेंड करेगा कि एग्जाम में कौन सा पूछा गया आपके पास। अगर पूछेगा अर्थ के आधार पर तो 5 लिख देना, अगर पूछेगा व्युत्पत्ति, मूल या फिर उत्पत्ति, तो तब 3 करके आओगे, ये वाला तब ये 3 करके आओगे। और अगर पूछेगा आधुनिक वर्गीकरण, तब भी 3 करके आओगे, क्योंकि जातिवाचक के भेद होते हैं समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।